मैं ममता जी क्लास 9 ज्योग्राफी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, थर्ड चैप्टर चल रहा है अपना और अब तक अपन उसके 7 वीडियो देख चुके हैं और 7 वीडियो के अंदर अपन ने नदियों के बारे में देख लिया। हिमालय से निकलने नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी 2 तरह की नदियाँ देखी। वे नदियाँ जो अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं और वे नदियाँ जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और साथ में अपन ने डेल्टा का वर्णन भी देखा है कि नदियाँ अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराने से पहले क्या करती है, फैल जाती है। अपने साथ जो अवसाद लाती है उसकी वजह से वो फैल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें अपन ने सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी देख लिया। तो अब तक अपन नदियों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं और बच्चों, मुझे आशा है कि आपको भी नदियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नदियों का उद्गम कहाँ है, कहाँ कहाँ पे निकलती है, क्या बीच में गोर्ज का निर्माण करती है और लास्टली डेल्टा का निर्माण करती है। तो अरब सागर में गिरने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यदि आपको नदियों के अंदर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मेरी सारी जो 7 वीडियो है उनको एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको नदियाँ आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। और फिर यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब नदियों के बाद बात आती है झरने और झील की। आज अपन झरनों अर्थात प्रपात या और झील की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपन प्रपात। प्रपात अर्थात झरना। झरना भी कैसा, बड़ा झरना। आपने भी कई सारे झरने देखे होंगे, छोटे बड़े झरने। और हमेशा जहाँ झरना होता है वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट होता है, एक तरह से दर्शनीय स्थान होता है, क्योंकि जब जल बहुत ऊंचाई से गिरता है तो बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य वो होता है। तो झरना और झील दोनों ही प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर मनोहर कलाकृति है। अब बात करते हैं अपन झरने की। और जब झरना बहुत बड़ा हो और बहुत अधिक ऊंचाई से गिरता है तो इसको प्रपात भी कहते हैं। तो आपके बुक के अंदर 2 झरने या 2 जलप्रपात दे रखे। भारत के सबसे बड़े 2 जलप्रपातों का वर्णन आपके बुक में दे रखा है। सबसे पहले अपन देखेंगे जोग फाल। जोग फाल का नाम सभी ने सुना होगा, अर्थात जोग जलप्रपात, जिसको गढ़सोपा जलप्रपात भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि ये जोग या गढ़सोपा जलप्रपात कहाँ पर है। जोग या गढ़सोपा जलप्रपात कर्नाटक के अंदर है। भारत के दक्षिण के अंदर कर्नाटक के अंदर ये झरना है। और इस झरने के अंदर क्या होता है, इस जलप्रपात में जल बहुत ही अधिक ऊंचाई से गिरता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 253 मीटर। 253 मीटर की ऊंचाई से इसमें पानी गिरता है और बहुत ही दूर से ये झरना दिखाई देता है। और ये एक पर्यटक स्थल है और लोग पर्यटन के लिए, देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो जो जिसको गढ़सोपा जलप्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी से बना ये इसका जो जल कहाँ से आ रहा है, शरावती नदी का जल बहुत ऊंचाई पहाड़ी से नीचे गिर रहा है और जोगफाल का निर्माण हुआ है। और ये इसका जो अन्य नाम है वो महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका नाम है। जोगफाल कह लो, चाहे गढ़सोपा जलप्रपात कह लो या महात्मा गांधी जलप्रपात कह लो, एक ही बात है। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये कर्नाटक के अंदर है। आगे आपके दिमाग में क्लियर। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया जोग या गढ़सोपा जलप्रपात। अब दूसरा एक जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम बच्चों, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी कर्नाटक में ही है। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है। और ये दूसरा बड़ा जलप्रपात है। जो जोगफाल था वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात था, लेकिन जो शिव समुद्रम है वो दूसरा बड़ा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, उसके आधी से भी थोड़ी कम। यानी आप समझ सकते हो कि जो फॉल है या जोग जलप्रपात है वो कितना अधिक ऊंचा है। और जो शिव समुद्रम है उसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और इससे बिजली भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब आपको पता है बच्चों, आपने 10वीं के अंदर विज्ञान के अंदर, आपने 9वीं के अंदर विज्ञान के अंदर पढ़ा है कि बिजली का उत्पादन कैसा होता है। जब जल को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, उसकी वजह से टरबाइन चलते हैं और बिजली का उत्पादन होता है। तो क्योंकि जो ये जलप्रपात है उसमें भी जल काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो इससे भी बिजली उत्पन्न होती है। और जो शिव समुद्रम से जो बिजली उत्पन्न होती है वो मैसूर, बेंगलोर और कोलार सवर्ण क्षेत्र के अंदर जाती है। नाम याद रखने आपको, मैसूर, बेंगलोर और कोलार सवर्ण। और ये भी कर्नाटक राज्य के अंदर ही स्थित है। तो ये दोनों हो गए जलप्रपात, जिसको झरना भी कहते हैं। और जलप्रपात का मतलब होता है कि किसी नदी का जल बहुत ही ऊंचाई से
नीचे गिरना, जिसकी वजह से एक सुंदर मनोरम दृश्य बनता है और जिसको झरना या जलप्रपात कहते हैं। अब जलप्रपात के बाद अपन बात करेंगे झील की। झील इंग्लिश में अपन उसको लेक कहते हैं। बच्चों अपन झील की बात करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसके अंदर 3/4 भाग के ऊपर जल है, मात्र 1/4 भाग के ऊपर स्थल है। आपको पता है पृथ्वी के 3/4 भाग के ऊपर जल है, लेकिन जल का जो 3/4 भाग समुद्री जल है, यानी खारा जल है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 71% वाटर है, जल है, लेकिन उसका जो 3% भाग है वो खारा है, अर्थात पी नहीं सकते। पीने योग्य पानी केवल 1.4% भाग ही मीठा जल है, जिसको अपन पी सकते हैं। और इस मीठे जल का भी 3/4 भाग हिमानी अर्थात बर्फ है, यानी जो हिमानी पिघल करके आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, मात्र 1/4 भाग के ऊपर स्थल लोग रहते हैं, और उस 3/4 भाग भी जल कैसा है, 3/4 भाग का भी 3/4 भाग खारा जल है, मात्र 1/4 भाग मीठा जल है, यानी पीने योग्य, और 1/4 भाग का भी 3/4 भाग वापस कैसा है, बर्फ के रूप में, हिमानी के रूप में। तो बच्चों जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें हर हाल में जल का संरक्षण करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे पास पीने योग्य जल बहुत कम है, तो हमें जल का बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज करना है और उसको प्रदूषित होने से भी बचाना है। अब अपन बात करते हैं झील की। तो बच्चों झील का क्या मतलब है, आपने भी कोई ना कोई झील देखी होगी। कश्मीर के अंदर डल झील है, जहाँ के ऊपर हमने देखा हाउस बोट, शिकारे वगैरह हैं। तो जो झील होती है वो क्या होता है कि पानी, एक गड्ढे में पानी होता है और चारों तरफ स्थल होता है, यानी गर्तनुमा भाग जिसके चारों तरफ स्थल हो और जिसके अंदर पानी हो उसको झील कहते हैं। झील छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। बहुत बड़ी बड़ी झीलें भी हैं जिनको सागर के रूप में भी देखा जाता है। तो झील का मतलब है कि चारों तरफ स्थल हो, गर्त के अंदर हो। और अब अपन आगे बात करते हैं झील एक बहुत ही मनोरम सुंदर कलाकृति है प्रकृति की, और झील के आसपास भी एक पर्यटक स्थल ही होता है। लोग वहाँ पर भी देखने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। यदि कहीं पर भी झील है तो मान के चलो वो पर्यटन स्थल है और लोग वहाँ पर भी घूमने और देखने जाते हैं। तो अपन आज झील के बारे में देखेंगे, और मैंने यहाँ पर आपके बुक के अंदर झील को लगभग 6 भागों में बांटा है। उन 6 भागों को अपन देख लेंगे। नंबर 1 स्थायी झील, दूसरा अस्थायी झील, तीसरा हिमानी निर्मित झील, चौथा वायु निर्मित झील, पांचवा नदी निर्मित झील, और छठा है मानव निर्मित झील। तो पहली झील क्या है, स्थायी झील। स्थायी झील मतलब स्थायी रूप से वो झील है। अब स्थायी रूप से झील है मतलब क्या है, उसके अंदर वर्ष भर पानी रहता है, अर्थात ऐसा नहीं कि बारिश में पानी आ गया है और गर्मियों में पानी सूख गया है, नहीं। स्थायी झील वो होती है जिसके अंदर वर्ष भर पानी रहता है। अस्थायी झील अक्सर मरुस्थल में होती है। क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पर जब बारिश में पानी गिरता है तो उस झील में पानी आ जाता है और बाकी समय के अंदर वो सूखी पड़ी रहती है। हिमानी निर्मित झील ये क्या है, हिमानी मतलब हिमनद, बर्फीले पहाड़। तो बर्फीले पहाड़ों से जो पहाड़ों के से पानी जो निकलता है उससे जो झील बन रही है उसको हिमानी झील कहते हैं। ये बर्फीले पहाड़ों के वहाँ पर पाई जाती है। वायु निर्मित झील, वायु निर्मित झील कैसे होगी, अर्थात कोई एक क्षेत्र था जहाँ पर वायु से अपरदन हो गया, मिट्टी का अपरदन होने से वहाँ गड्ढा बन गया और बारिश के पानी से वो झील बन गई। इसको अपन कहते हैं वायु निर्मित झील। नदी निर्मित झील, तो नदी निर्मित झील मतलब जब नदी बहती है, अपने पढ़ा ना सर्पिलाकार नदी बहती है, सर्प क्या क्या वर्तुल गति के अंदर बहती है, और जब नदी बहते बहते अपना मार्ग बदल देती है, तो पहले नदी बह रही थी और किसी एक स्थान पर उसने अपना मार्ग बदल दिया तो उस भाग का जल वहाँ पर एकत्रित हो जाता है और झील का निर्माण हो जाता है। जब मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था उस वक्त आपने देखा था कि झेलम नदी से वेलूर झील का निर्माण हुआ, वुलर झील का निर्माण हुआ था। तो ये जो झील है वो भी इस प्रकार विसर्प, जब नदी विसर्पाकार, सर्प जिस आकार में चलता है उसी आकार में नदी का प्रवाह होता है, और नदी चलते चलते जब कहीं पर रुक जाता, मार्ग बदल देती है तो दूसरा रास्ता बन जाता है और ये भाग उससे कट जाता है, और इस प्रकार जो वुलर झील का निर्माण होता है। और छठा है मानव निर्मित झील। तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं हमारे भारत में और विश्व के अंदर कि मनुष्य ने
यानी कृत्रिम रूप से गड्ढा खोद करके भी बारिश के पानी को एकत्रित करके झील का निर्माण किया है। तो ये सब झीलों के बारे में मैंने आपको बताया दिया, झीलों के प्रकार के बारे में। अब दो भारत की जो प्रसिद्ध और दो झीलों के बारे में आपको बताऊंगी। एक तो होता है गोखुर झील और लेगुन। मतलब इसको किस तरह से, गोखुर का मतलब क्या होता है, गाय का खुर। ऐसी झील जो गाय के खुर की आकृति की होती है उसे गोखुर झील कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ये जो मैदानी भाग के अंदर जहाँ बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, नदी निर्मित झील गोखुर झील का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि नदी क्या है, विसर्प नदी जब मैदानी या बाढ़ वाले इलाकों में बहती है तो क्या होता है, नदी बह रही है और बीच में बाढ़ वाला इलाका है तो गाद आ गई है। गाद की वजह से नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है और वहाँ से वो कट गया है। तो वो कटा हुआ भाग जो होता है वो विसर्ग के रूप में या गोखुर, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया। इस तरह जो ये गोखुर के रूप में जो ये झील का निर्माण होता है गाय के खुर के समान, इसको कहते हैं गोखुर झील। एक बात है लेगुन। लेगुन किसको कहते हैं? लेगुन का मतलब होता है, वैसे तो कोई झील में क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, स्थल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तीन तरफ स्थल होता है। मैंने पानी लिख दिया, लेकिन जिसमें तीन तरफ स्थल हो और बीच में पानी हो उसको अपन लगून कहते हैं। जिसमें पानी होता है, झील के समान ही पानी होता है, लेकिन उसमें एक जगह से समुद्र से जुड़े हुए होता है, तो इसको लेगून कहते हैं। झील और लेगून में यही अंतर है, झील में चारों तरफ स्थल होता है, कहीं भी पानी से इसका कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो लेगून होता है उसमें तीन तरफ स्थल होता है और एक तरफ ये क्या है, किसी पानी के स्रोत से जुड़ा रहता है। और किसी पानी का स्रोत मतलब समुद्र से ये जुड़ी रहती है। तो लगून हमेशा, क्योंकि ये समुद्र से जुड़ी रहती है तो इसमें खारा पानी ही होता है। आपको याद रखना है कि लगून में तीन तरफ स्थल होता है, एक तरफ पानी से जुड़ी रहती है और वो स्रोत क्या होता है, समुद्र होता है। इसलिए लगून के अंदर जो पानी होता है वो लवणीय जल अर्थात खारा जल होता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा, आप भारत के अंदर ये नीचे के भाग देख सकते हो, पेनिसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर आपका कटक उड़ीसा है और यहीं पर चिल्का झील का निर्माण हुआ है। और चिल्का झील यहाँ समुद्र से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर पुलिकट, तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर पुलिकट झील है, लगून है। और कोलेरू, कोलेरू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और मैंने कोलेरू का तो पहले भी आपको वर्णन कर चुकी हूँ जब अभी अपन नदी तंत्र पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय नदियाँ, कि आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जहाँ डेल्टा बनाती है वहीं पर कोलेरू झील का निर्माण होता है। आप लास्ट वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियाँ आंध्र प्रदेश के अंदर ही क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आंध्र प्रदेश में जब गोदावरी और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उसके पहले आंध्र प्रदेश के अंदर डेल्टा का निर्माण करती है और वहीं पर लगून का निर्माण होता है जिसको अपन कोलेरू लगून कहते हैं। तो लगून तीन साइड स्थल है, समुद्र से जुड़े हुआ है, इसमें खारा पानी होगा। इसका एग्जाम्पल उड़ीसा की चिल्का झील, तमिलनाडु का पुलिकट जो लगून और कोलेरू लगून जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो बच्चे जब झील का बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन ने गोखुर झील और लगून के बारे में भी देख लिया। अपने जलप्रपात के बारे में देखा, भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात, दूसरा शिव समुद्रम जलप्रपात, फिर झीलों के वर्गीकरण देख लिए, फिर गोखुर झील देख लिया। देखने के आधार पर कि गाय के खुर के समान दिखती है इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। और अपन ने लगून भी देख ली। अब अपन देखते हैं खारे पानी की झील। तो जो बच्चों अपन राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के लोगों को पता है खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में, और उसका नाम क्या है, बिल्कुल सही, सांभर झील। क्या नाम है, सांभर झील। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में है। और इस सांभर झील से नमक का निर्माण होता है। हमने भी पढ़ा और हम जानते भी हैं कि नमक का निर्माण किससे होता है, समुद्र के पानी से। समुद्र के तट के ऊपर समुद्र के पानी को बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नमक बनाते हैं और फिर कारखानों के अंदर इसको फिल्टर किया जाता है और फिर थैली में भर करके हमारे घर तक आता है। लेकिन बच्चे जो खारे पानी की झील होती है उन खारे पानी की झील के किनारे पर भी नमक का निर्माण होता है। खारे पानी की झील के पानी को बाष्पीकृत करके भी नमक का निर्माण किया जाता है और ये कार्य हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में सांभर नामक जो झील है,
खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर भी नमक का निर्माण होता है। अब बड़े आकार की जो झील होती है उनको सागर के रूप में ही या समुद्र के रूप में ही देखा जाता है। हालांकि वह झील है लेकिन बहुत बड़े आकार की झील है, इसलिए उसको सागर या समुद्र के रूप में देखा जाता है। और ये जो हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी झीलों के 3 उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं, कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। ये तीनों क्या है, समुद्र नहीं है, ये झील है, खारे पानी की झील है, लेकिन उसको ऐसे समुद्र ही वर्णन किया जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा है। तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप की 3 बड़ी झीलें जिसको समुद्र कहा जाता है, कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। तो ये तो हो गया बच्चों खारे पानी की झील। अब आज का अपन एक और चीज देख लेते हैं, मीठे पानी की झीलों के नाम, लेकिन इसका वर्णन अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। मैं सिर्फ आपको भी नाम बता देती हूँ। तो मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? भारत की बात कर रहे हैं अपन, वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, डल झील वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, भीमताल और नैनीताल दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है, और लोकताल जो कि मणिपुर में है, और उमियम या बड़ा पानी की झील कहते हैं ये मेघालय में है। तो बच्चों ये तो खारे पानी की झील देख ली अपन ने, गोखुर देख लिया, लेगुन देख लिया, जलप्रपात देख लिए, और अब अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे मीठे पानी की झील। तो आपको उसके नाम याद रखने, बेलूर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और उमियम या बड़ा पानी की झील। तो अगली वीडियो के अंदर अपन मीठे पानी की झीलों के साथ अपन एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।